Hello everyone, welcome again. Today in this video I'm going to talk about glycolysis. Glycolysis एक बहुत ही important topic है एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में अगर हम बात करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के लिए हमें मेनली 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? ताकि हम उस हमारे जो प्रोडक्ट है जो हमारे कंपोनेंट्स हैं हम उनसे एनर्जी ले सकें। तो उन कंपोनेंट्स को हमें उनकी सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ना होता है, उनको ब्रेक डाउन करना होता है सो दैट वी कैन ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम दैट, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जो प्लांट्स की बात अगर करते हैं तो उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए मेनली 4 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप होता है अपना ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड स्टेप होता है लिंक रिएक्शन जिसमें हम एसिटाइल को एंजाइम ए गेटवे पाथवे यूज़ करते हैं, थर्ड स्टेप वहाँ पर होता है क्रेब्स साइकिल का, और फोर्थ स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, राइट। सो इसमें मैं इस वीडियो में मेनली ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात करूँगी और ग्लाइकोलिसिस के मेन जो स्टेप्स हैं वो बताऊँगी। कोई ट्रिक यहाँ पर फॉलो नहीं की जाएगी, मैं डायरेक्ट आपको बहुत ईजी वे में कोशिश करूँगी कि समझा सकूँ। तो ग्लाइकोलिसिस को सबसे पहले तो ये याद रखना ज़रूरी है कि ग्लाइकोलिसिस हम कर क्यों रहे हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि जो मेन कंपोनेंट होता है, लाइक हम फूड से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में फर्दर ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, जो कि उसकी सबसे सिंपलर फॉर्म्स है। अब इस ग्लूकोज को हमें अगेन ब्रेक डाउन करना होता है ताकि हम इससे एनर्जी ले सकें। तो एनर्जी किस फॉर्म में ले सकें? एटीपी की फॉर्म में। तो हम यहाँ पर सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनलीज को भी इन्वॉल्व करते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि ग्लाइकोलिसिस के लिए आपको किसी भी तरह की ऑर्गेनल की ज़रूरत नहीं है। जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो साइटोप्लाज्म में अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इसके लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लास्टिड की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में हो रही होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में एक चीज़ और याद रखने वाली ये है कि ग्लाइकोलाइसिस के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती। आप यहाँ पे ऑक्सीजन की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं, और यहाँ पर CO2 जो है वो किसी तरह से रिलीज़ नहीं होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमें कुछ चीज़ें याद रखने लायक ये हैं कि जो इसके 10 स्टेप हैं वो हमें डायरेक्ट फॉलो करने होते हैं सीरीज़ में, और इसके अलावा यहाँ पर हमें किसी तरह की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह की कंडीशन में चलती है, दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में ये फॉलो होती है। और यहाँ पर कोई CO2 का एवोल्यूशन नहीं होता है, और ये स्टार्ट जो है वो एक बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल के साथ स्टार्ट होती है, विच इज़ अ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ग्लूकोज, जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर 10 स्टेप यहाँ ग्लाइकोलाइसिस के बताऊँगी, और इसमें हम देखेंगे कि हमें स्टार्टिंग की सिचुएशन में, स्टार्टिंग की फेज़ में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद जो है इस प्रोडक्ट को टूटने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आप देखो स्टार्टिंग जो है हमारी ग्लूकोज से हो रही है, राइट। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, और इसका हमें एक मॉलिक्यूल लेंगे। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, जो कि हम फर्दर जब तोड़ेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे सेल के अंदर, जब साइटोप्लाज्म में ये टूटेगा तो ये हमें एंड प्रोडक्ट देगा जो कि 3 कार्बन का होगा। और यहाँ पर हमें पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। हमने स्टार्ट किया था एक मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन हमें मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल विच इज़ ऑफ पायरुविक एसिड, एंड पायरुविक एसिड फर्दर गोज़ इनटू द लिंक रिएक्शन, और फिर उसके बाद क्या होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और क्रेब्स साइकिल फॉलो होती है। तो अब यहाँ पे देखो ग्लूकोज से हमने सबसे पहले स्टार्ट किया जो कि एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर एंजाइम को भी सीरीज़ में याद रखना बहुत ज़रूरी है, मैंने इन सबको ग्रीन कलर में शेड किया है, तो आप यहाँ पे देख लेना। तो ग्लूकोज जो है उसको फर्दर हमने कन्वर्ट किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी? देखो ग्लूकोज में हमें किसी भी तरह की फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहाँ पे कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। लेकिन जब हम उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, और यहाँ पर एक कोफैक्टर Mg2 पॉजिटिव की भी हमें ज़रूरत होती है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या चाहिए होता है? हम एक ATP को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि एक फॉस्फेट ग्रुप हमें मिल सके, और वो फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाता है, और ग्लूकोज की 6th पोजीशन पर वो अटैच होता है, इसीलिए इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहते हैं। इसमें किसी भी तरह के कार्बन को रिमूव या ऐड नहीं किया गया है, इसलिए अगेन हमें एक 6 कार्बन कंपाउंड मिलता है विच इज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसको हम रॉबिन्सन फैक्टर भी बोलते हैं। अभी इस स्टेप में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो कंज्यूम हुई है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट गेट्स अगेन कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमेरेज। तो सेकंड स्टेप की कंप्लीशन तक हमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मिल चुका है, किसकी प्रेजेंस में? आइसोमेरेज की, विच इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड अगेन, क्योंकि अभी भी हमने कोई कार्बन ऐड और रिमूव नहीं किया है।
और यहाँ पर भी अभी तक एक ही मॉलिक्यूल हमें मिला है। अब जो थर्ड स्टेप है, आप देखो यहाँ पर हमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अगेन फ्रक्टोज 1,6 ट्राइफॉस्फेट मिलेगा। और फ्रक्टोज 1,6 ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए हमें, क्योंकि यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप था, यहाँ पर 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं फर्स्ट और 6th पोजीशन पर, तो हमें एक और एटीपी को जो है वो ब्रेक करना होगा ताकि हम एक फॉस्फेट ग्रुप और ले सकें। यहाँ पर एंजाइम होता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज और इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2 पॉजिटिव। अब आप यहाँ पे देखिए कि फ्रक्टोज 1,6 ट्राइफॉस्फेट तक ये 6 कार्बन का कंपाउंड है जो कि स्टार्टिंग से चला आ रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको इसके सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं। सिंपलर फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होगी विच इज़ एल्डोलेज। और फ्रक्टोज 1,6 ट्राइफॉस्फेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 component that is PGAL और DHAP which are interconvertible। अगर हमें PGAL की रिक्वायरमेंट ज़्यादा अमाउंट में होगी तो हम DHAP से कन्वर्ट कर सकते हैं PGAL को इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रायोज आइसोमेरेज। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे 6 कार्बन का कंपाउंड था फ्रक्टोज 1,6 ट्राइफॉस्फेट, पर हमें PGAL और DHAP दोनों ही 3 कार्बन कंपाउंड हैं। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, तो हमें इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल मिले हैं। अब हम फर्दर रिएक्शन के लिए PGAL को ही यूज़ करेंगे, बट DHAP ऑल्सो गेट्स कन्वर्टेड इनटू PGAL। तो आप यहाँ पे देखिए ट्रायोज आइसोमेरेज जो है कन्वर्ट कर सकता है DHAP को PGAL में। अब हम फिफ्थ स्टेप की स्टार्टिंग में हमें PGAL मिल रहा है जिसको हमें कन्वर्ट करना है 1,3 डाई PGAL। इसके लिए फिर से हमें एक फॉस्फेट ग्रुप की ज़रूरत होगी। यहाँ पे PGAL का मतलब है फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड और DHAP का मतलब है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो हमें PGAL से 1,3 डाई PGAL बनाना है, तो इसके लिए हमें H3PO4 को यूज़ करना होगा, साथ ही एक वाटर का मॉलिक्यूल भी यहाँ पर रिक्वायर होगा। पर यहाँ पर एक मेन चीज़ याद रखना कि यहाँ पर हमें किसी तरह के कोई भी एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती, तो हम PGAL से डायरेक्ट इसको 1,3 डाई PGAL में कन्वर्ट कर सकते हैं H3PO4 की प्रेजेंस में। अब आप यहाँ से 1,3 डाई PGAL को अगेन कन्वर्ट करोगे 1,3 डाई PGA में, विच इज़ अगेन अ 3 कार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर 2 एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज और एक डिहाइड्रोजिनेज। ये दोनों एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रोजिनेज से हमें रिडॉक्स इक्विवेलेंट मिलते हैं। रिडॉक्स इक्विवेलेंट का मतलब है हमें NADH मिलता है, जिससे कि हम एक NADH के मॉलिक्यूल से हम 3 ATP को ऑब्टेन कर सकते हैं। पर ये जो है काउंट जो है NADH से एनर्जी का मिलना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इसको काउंट किया जाता है, हम इसको सबस्ट्रेट लेवल पर काउंट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें अब तक 1,3 डाई PGAL से 1,3 डाई PGA में इसको कन्वर्ट करने के लिए एक मॉलिक्यूल जो है NADH का मिलेगा। पर क्योंकि हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL लेकर चल रहे हैं इस स्टार्टिंग यहाँ से, तो हमें इसके 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिलेंगे, मतलब कि हमें 6 ATP मॉलिक्यूल मिलेंगे, क्योंकि एक NADH से 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP हमें मिलते हैं। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखो, हमें 1,3 डाई PGA मिल चुका है, तो अब 1,3 डाई PGA को फर्दर हम कन्वर्ट करेंगे 3 PGA में, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अगेन काइनेज इन द एंड Mg2 पॉजिटिव। और यहाँ पर हमें एक ATP मिलेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे हमें ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एक ATP मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप था, पर यहाँ पर हमारे पास कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, मतलब वो रिमूव हो चुका है, और उससे हम ADP यूज़ करके ATP बना सकते हैं। पर याद रखना, क्योंकि यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाई PGA ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 3 PGA के भी 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे और ATP के भी 2 मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ATP का मॉलिक्यूल खर्च हुआ, यहाँ पर भी एक ATP का मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ, बट यहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल ATP के मिल चुके हैं। फिर हम 3 PGA को कन्वर्ट करेंगे 2 PGA में, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड होगा, और इसके लिए हमें म्यूटेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, ये भी 2 मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे। फिर 2 PGA को हम कन्वर्ट करेंगे 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में, विच इज़ अगेन अ 3 कार्बन कंपाउंड, और यहाँ पर एक वाटर जो है वो रिलीज़ होगा, और इसके लिए एंजाइम की ज़रूरत जो है वो है एनोलेज। तो एनोलेज एंजाइम यहाँ पर हमें चाहिए होगा ताकि हम 2 PGA को कन्वर्ट कर सकें 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। अब 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, इसको फर्दर हम कन्वर्ट करेंगे पायरुविक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम काइनेज Mg2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में। और यहाँ पर भी एक ATP जो है वो रिमूव होगा, क्योंकि यहाँ पर फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड हमारे पास था, और यहाँ पर हमारे पास पायरुविक एसिड है, मतलब यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव कर दिया गया है सेकंड पोजीशन से, तो हमें पायरुविक एसिड मिला है। और जो फॉस्फेट रिमूव हुआ है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो ADP के साथ मिलकर ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्टेप पर भी हमें 2 ATP मिलेंगी, क्योंकि हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के लेके चल रहे थे स्टार्टिंग से।
यहाँ से हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ ये 2 मॉलिक्यूल ले लिए थे अपने कंपोनेंट के, अपने कंपाउंड के। तो यहाँ पे हमें पायरुविक एसिड मिलेगा। पायरुविक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है C3H4O3 और ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ये सारे के सारे स्टेप मैंने लाइन वाइज यहाँ पर लिखे हैं, इनके एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमें 4 ATP मिल रही हैं सबस्ट्रेट लेवल पे, रिमेंबर सबस्ट्रेट लेवल पे, आप यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से जो हम ATP मिले हैं उनको काउंट नहीं करोगे। अगर करोगे तो वो ऑक्सीडेटिव लेवल पर ही काउंट होंगे। सबस्ट्रेट लेवल पर हमें 4 ATP मिले हैं और 2 ATP जो हैं वो हमारे कंज्यूम हुए हैं, इसीलिए हमें नेट गेन जो यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल पर हुआ है वो 2 ATP का हुआ है। और क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक 4 ATP मिले हैं तो हम इस रिएक्शन, इस प्रोसेस, इस स्टेप को बोलेंगे पे ऑफ फेज और एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। आप इसमें पूरी फ्लो चार्ट में 3 चीज़, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखने लायक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, एरो को बहुत ध्यान से चेक करना, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टेप पर, थर्ड स्टेप पर और 9th स्टेप पर या 10th स्टेप पर, आप बोल सकते हो 10th स्टेप पर, क्योंकि इन द एंड हमें प्रोडक्ट मिल चुका है। 10th स्टेप पर मुझे जो मैंने एरो लगाए हैं वो दोनों तरफ लगाए हैं, मतलब फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप पर जो रिएक्शन है वो मेरी रिवर्सिबल है। और अगर आप और जगह दूसरी स्टेप्स में देखोगे तो जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है। तो आपको ये कुछ चीज़ें फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। इससे हमें एंड में क्या मिल रहा है, हमारे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दिया गया है पायरुविक एसिड में और हमें एनर्जी मिल चुकी है। सबस्ट्रेट लेवल पर हमें नेट गेन जो हुआ है वो 2 ATP का हुआ है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के स्टेप पर हमें के लेवल पर हमें 6 ATP मिले हैं, क्योंकि 1 रेडॉक्स इक्विवेलेंट हमें क्या देता है, 3 ATP मॉलिक्यूल देता है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई जिसकी वजह से एनर्जी कंज्यूम हुई, बट हमें इन द एंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई है इस पूरी रिएक्शन में, जो कि 2 ATP और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फ्रॉम रेडॉक्स इक्विवेलेंट ऑब्टेन हुई है। तो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सीरीज़ में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन में फॉलो होती है। यहाँ पर कोई CO2 का रिलीज़ नहीं होता है और ये मेनली जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू फ्रेंड्स।